गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम पश्चिम बंगाल से आ रही खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस के घर पर इस वक्त ईडी के छापे चल रहे हैं। आज सुबह सुजीत बोस के घर ये छापेमारी ईडी की टीम ने की है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के घर पर ये छापेमारी जो चल रही है वो नगर निगम भर्ती घोटाले में ईडी के ये छापे, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस सिलसिले में ये छापे चल रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के एक मंत्री सुजीत बोस के घर पर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता से विस्तार से बातचीत की, सुनते हैं। देखिए, ईडी जब भी कोई रेड पे जाता है उनके साथ सुरक्षा कर्मी रहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस रहते हैं और ये नॉर्मल बात है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो इलाका जो था वो काफी रिमोट इलाका था, थोड़ा सेंसिटिव इलाका था, लेकिन यहाँ पे कोलकाता में या कोई और जगह में जब ईडी जाते हैं तो हमेशा उनके साथ सेंट्रल फोर्सेस रहते हैं। आज भी वही हुआ है, सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा के साथ उन्होंने वहां पहुंचे हैं। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो पौर दफ्तर है जिसमें नियोग हुआ था, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज की एक आशंका थी और उसमें जांच की शुरुआत भी हुई थी। इस जांच में कई सारे जगहों पे ईडी ने छापेमारी किया है पहले भी। आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मंत्री सुजीत बोस के घर पर सुबह सुबह ईडी के अधिकारी पहुंचे और अब छापेमारी वहां पे जारी है और ये कार्रवाई ईडी के द्वारा किया जा रहा है। ईडी इस मामले का जांच कर रहे हैं और आज ये ममता बनर्जी के जो कैबिनेट है उनका मंत्री है और इससे पहले भी 2 वरिष्ठ मंत्री को गिरफ्तार किया गया था ईडी द्वारा और आज सुजीत बोस के घर पे छापेमारी चल रहा है। अब तक जितना पता चला है, सुजीत बोस के घर पे छापेमारी चल रहे हैं और कोई एक्स नॉर्थ दमदम म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, उनके प्रेमिसेस पे भी छापेमारी चल रहा है। 2 जगहों पे छापेमारी चलने की खबर इस वक्त आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों के ठिकाने पर हमले कर दिए हैं। ये हमले यमन के कई शहरों में हूतियों के ठिकाने पर किए गए हैं। लाल सागर में हूतियों के लगातार हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले चेतावनी दी, फिर हमले शुरू कर दिए। इस हमले से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक यूएस और यूके ने मिलकर ये जो सैन्य अभियान है वो चलाया है हूती के ठिकानों पर और जो राजधानी सना है उसके अलावा सदा, हुदैद, तैज और धमर प्रशासनिक क्षेत्रों में जो ये हमले हैं वो किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से इस बात की मनाही की गई है कि किसी नागरिक ठिकाने को निशाना बनाया गया है, लेकिन जो जिस तरह से सना में धमाके हुए हैं उससे ये बात भी निकलकर सामने आई है कि शायद कुछ सिविलियन भी इसकी जद में आए हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से इस बात की चेतावनी दी जा रही थी कि हूती जो है अपने हमले लाल सागर में बंद करे। 9 तारीख को हूती की तरफ से सबसे बड़ा जो हमला है वो किया गया। करीब 21 रॉकेट और मिसाइल जो है वो दागे गए, हालांकि उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया यूएस और यूके के पोतों की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से हमले हूती की तरफ से जारी हैं और लाल सागर में जो जहाजों की आवाजाही बाधित हो रही है, करीब 50 देशों के जो जहाज हैं वो इससे बाधित हुए हैं। 2000 के आसपास जहाज जो है उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा है। व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में ये बात कही गई है और जो अर्थव्यवस्था है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। कल ही जो यूएनएससी में एक प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था जिसमें हूती को हमले रोकने की जो सलाह है वो दी गई थी, लेकिन हूती ने उसके बाद भी हमले नहीं रोके और यही वजह है कि आज जो है इतना बड़ा हमला जो है वो किया गया है। और इसके साथ ही ये जो युद्ध है इजराइल हमास युद्ध, वो आप कह सकती हैं कि यमन तक अब फैल गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमास के समर्थन में
हुथी विद्रोहियों ने लगातार मध्य नवंबर के बाद से जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई। तकरीबन 40 देशों ने इस तरह के हमलों की निंदा की। इससे पहले अमेरिका के नेतृत्व में 13 देशों ने चेतावनी दी थी और आज जो हमला किया गया उसमें यूके और यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स जैसे देशों का जो सहयोग है वो भी मिला है। तो अब जिस तरीके से हुथी की तरफ से भी बयान दिया गया है कि इस तरह के हमलों का जो जवाबी कार्रवाई है वो की जाएगी और अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, इस तरह के बयान हुथी की तरफ से भी आ रहे हैं। तो अब ये चिंता की बात उस पूरे क्षेत्र में ये हो गई है कि जिस तरीके से एक आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल हमास युद्ध जो है वो इजराइल गाजा बॉर्डर तक नहीं या गाजा तक ही नहीं बल्कि बाहर भी फैलेगा। तो अब अमेरिकी और यूएस के हमलों के यूएस और यूके के हमलों के बाद ये बात और ज्यादा चिंता की हो गई है कि अब रिटेलिएशन किस तरह का होता है और फिर अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि आगे भी वो हमले करने से नहीं हिचकेगा। तो अब मामला जो है और ज्यादा गंभीर हो गया है इस पूरे क्षेत्र में। तो इस पूरे क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसे आतंकी घोषित किया था भुट्टावी, आखिरकार उसकी मौत हो गई है। लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्य हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत हुई है। भुट्टावी लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का सबसे करीबी सहायक था। आतंकियों को धन मुहैया कराता था भुट्टावी और साथ ही साथ 2008 के मुंबई हमले के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का भी उस पर आरोप था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भुट्टावी की मौत की पुष्टि कर दी है। यूएन ने भुट्टावी को आतंकवादी घोषित किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना दिवस से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन को पूर्वी लद्दाख में 2020 वाली जगह पर जाना होगा, उसके बाद ही बॉर्डर पर सेना घटाने के बारे में सोचा जाएगा। तब तक जो भी जरूरी होगा वो हम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कहा कि 2023 में आतंकी घटनाओं में कमी आई, लेकिन राजौरी, पुंछ में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकियों के प्रॉक्सी गुट हैं। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि म्यांमार से लगने वाले बॉर्डर पर भी हमारी करीबी से हमने नजर बनाए हुए हैं। कुछ उग्रवादी ग्रुप मणिपुर में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हमने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। So currently our attempt is to continue to talk and continue with the talks to go back to the status quo ante which existed in the middle of 2020. And once that happens, we can then look at the larger issues of maybe troop reduction and the likes. But that is our first aim to achieve. Till the time, whatever forces are required to be deployed along the LAC, we'll continue to do that. और बात करते हैं मणिपुर की स्थिति की। वहां हिंसा का दौर अभी भी जारी है और यहां पर आम लोगों पर हमले की घटना फिर से सामने आई है। ताजा हमले में चूड़ाचांदपुर बिष्णुपुर बॉर्डर पर 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। उसमें 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2 पिता पुत्र हैं। संदिग्ध उग्रवादियों ने पहले उनका अपहरण कर लिया था और कल उनके शव मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे और गलती से बफर जोन पार कर गए होंगे। संदिग्ध उग्रवादियों की तलाश में अब सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा केस मामले में आपको बता दें, शव को ठिकाने लगाने के आरोपी बलराज गिल को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बलराज गिल को पश्चिम बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। बलराज गिल वही शख्स है जो कि रवि बांगा के साथ दिव्या पाहुजा के शव को ठिकाने लगाने के लिए कार में लेकर उसको फरार हुआ था। बलराज गिल की गिरफ्तारी दिव्या की हत्या के 10 दिन बाद जाकर हुई है। दिव्या पाहुजा का शव अब तक नहीं मिल सका है, लेकिन बलराज की गिरफ्तारी के बाद उसका शव मिलने की अब संभावनाएं बढ़ गई हैं।
2 जनवरी को गुरुग्राम के द सिटी पॉइंट होटल में दिव्या पाहुजा पूर्व मॉडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो बलराज है वो हत्या के बाद से फरार चल रहा था। 2 जनवरी को दिव्या पाहुजा की हत्या हुई थी। उसके बाद बलराज और रवि, ये जो 2 लोग हैं, ये शव को लेकर कार से भाग गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने कार बरामद कर ली थी, लेकिन बलराज और रवि की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कल पश्चिम बंगाल बॉर्डर से बलराज को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उसको लेकर गुरुग्राम पहुंच गई है। अब उसके जरिए उसकी निशानदेही पर जो शव है दिव्या पाहुजा का, वो बरामद हो सकता है। तो उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद हो सकता है कि आज और कल में दिव्या पाहुजा का शव जो है बरामद हो जाए, क्योंकि यही वो कड़ी है जिसके जरिए शव बरामद हो सकता है। तो इस मामले में बलराज और रवि की गुरुग्राम पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। जब तक इसमें कुल 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक अभिजीत है जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, जिसने दिव्या पाहुजा की हत्या की थी। दूसरा एक महिला है, उसकी जो दोस्त है, और इसके अलावा 2 कर्मचारी हैं होटल के, और 5वां जो बलराज पकड़ा गया है। कुल 5 लोग इसमें अभी तक अरेस्ट हुए हैं। और खबर कर्नाटक से, जहां मॉरल पुलिसिंग का मामला सामने आया है और ताजा वाकया कर्नाटक के हावेरी जिले का है। 7 जनवरी को 6 लोगों ने एक लॉज में घुसकर एक जोड़े से मारपीट की। जोड़े का कसूर इतना था बस कि वो अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे। आरोपियों ने जबरन घुसकर मारपीट शुरू कर दी और गंभीरता इस बात से भी समझ में आती है, जो लड़की है उसको भी घसीटकर यहाँ पर पीटा गया। और मारपीट करने वालों के हौसले यहाँ इतने बुलंद थे कि उन्होंने खुद इसका वीडियो बनाया। और अब ये बात भी सामने आ रही है कि इन लोगों ने लड़की के साथ रेप भी किया। ये मामला सामने आने के बाद 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही रेप का केस भी दर्ज किया गया है। ಹಾನಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 7 ಜನ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 3 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां वो महाराष्ट्र को 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के साथ साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में देश के सबसे लंबे 21.8 किलोमीटर के मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे, जिसका नाम अटल सेतु रखा गया है। आपको बता दें, ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है, जो नवी मुंबई, पुणे और दक्षिण के राज्यों की दूरी कम कर देगा। और इस ब्रिज का निर्माण 21,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुआ है। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई के एयरपोर्ट, बंदरगाह की दूरी भी कम कर देगा। और इस समुद्री पुल के बनने से 2 घंटे की दूरी अब 20 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। और पुल पर गाड़ियों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल डिजाइन तैयार करने में उसके आईआईटी बॉम्बे ने एक अहम भूमिका निभाई है। जिम्मेदारी आईआईटी बॉम्बे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग को सौंपी गई थी और इस विभाग के प्रमुख प्रोफेसर दीपांकर चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज ने। नमस्ते। हमारे लिए, देशवासी के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो ब्रिज है, समुद्रिक ब्रिज 21.8 किलोमीटर, इट इज़ कॉल्ड MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अभी उसका नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, हार्बर लिंक। उसमें हम लोग जो हमारा योगदान है, L&T हमें अप्रोच किए थे 2018 में, लगभग बीच ऑफ 2018, जब इसका फाउंडेशन और सिस्मिक डिज़ाइन जो है, उसका वेरिफिकेशन, प्रूफ रीड चेक करने के लिए। तो उस समय से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, मैं इधर दिखा रहा हूँ हमारा जो प्रेजेंटेशन है।
ये ब्रिज का जो डिटेल्स है 21.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 27 मीटर इसका विड्थ है, डिजाइन पीरियड 100+ इयर्स और 6 लेन हाईवे, ये अब सबको मालूम है। लेकिन फाउंडेशन में इसका जो स्पेशलिटी है वो हम आपको बताना चाहते हैं। उसके पहले उसके फाउंडेशन के नीचे जो जमीन है, उसका कंडीशन है, जो सॉइल का जो कंडीशन है वो क्या है, ये थोड़ा हम आपको बताते हैं। पहले तो स्टैंडिंग वाटर है, मैं पैकेज 1 का बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअली ओवर द वाटर इट इज देयर, द सी क्रीक से, तो स्टैंडिंग वाटर डिफरेंट डेप्थ का है। उसके नीचे है वेरी सॉफ्ट सिल्टी क्ले, उसके नीचे है स्टीफ सिल्टी क्ले, उसके बाद रेसिडुअल सॉइल, और उसके नीचे हाईली वेदर्ड बेसल्ट, और बाद में मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसल्ट है। तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसल्ट जो रीजन है 30 मीटर के नीचे से, हमारा जो पाइल्स है फाउंडेशन का वो उधर एंड होता है। 32.5 मीटर जो पाइल लेंथ है ये लोकेशन में, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बेसल्ट रॉक में रखा गया है। ठीक है। और इसका जो अर्थक्वेक एनालिसिस है, जैसे आपको मालूम होगा, मुंबई हमारा जो शहर है वो सिस्मिक जोन के हिसाब से, इंडिया का जो अर्थक्वेक मैप है उसके हिसाब से, तीव्रता के हिसाब से जोन 3 में आता है। तो सिस्मिक जोन 3 के हिसाब से उसका डिजाइन किया गया है ये ट्रांसफर लिंक का। और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक के लिए वो डिजाइन किया गया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए 4, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऐसे लेटरल कितना तीव्रता आ सकता है इस जमीन पे, साइट रिस्पांस एनालिसिस के बाद ये डेटा जो डिटेल्स दिया गया है, इसमें एनजीआरआई हैदराबाद की भी भूमिका है, वो लोग भी इनपुट दिए हैं सिस्मोलॉजी डेटा के बाद। इस हिसाब से हमारा जो डिजाइन है ये चारों अर्थक्वेक के लिए ये ब्रिज को एक्चुअली किया गया है रेडी। तो आप देख सकते हैं इसका जितना डिजाइन है, इसमें एक अहम भूमिका है एम्प्लीफिकेशन, हम बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन जो टर्म है, जब अर्थक्वेक बेडरॉक में आता है, जब वो वेव्स, अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है, तरंग होता है, वो ट्रैवल करके जब ऊपर आता है, उसमें जो सॉफ्ट मीडिया, जो सॉफ्ट सॉइल होता है, उसमें उसका तीव्रता थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो उसको हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो ये ब्रिज के बनाने के लिए हम डिजाइन में वो भी कंसिडर किया है, जो कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। कितने लोग सर आपके डिपार्टमेंट के इस पर काम कर रहे थे, इस पूरे डिजाइनिंग में, एनालिसिस में? हमारा ये फाउंडेशन और सिस्मिक पार्ट में मेरा लेबोरेटरी ग्रुप में लगभग 3-4 पीएचडी स्कॉलर जो इधर पीएचडी कर रहे थे, वो सब काम कर रहे थे। मेनली डॉक्टर मिलिंद पटेल इन्वॉल्व थे। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, बट हाँ, वी कैन डू इट, वी इंडियंस कैन डू इट। हम भारतवासी सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, लेकिन भारतवासी सब कुछ कर सकते हैं, आपने सुना। और यही समंदर पर बने देश के सबसे लंबे पुल में और क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। सी लिंक की बात आते ही दिमाग में जो सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो बांद्रा वर्ली सी लिंक की। लेकिन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा सेवा अटल सेतु से वो तस्वीर बदलने वाली है। मुंबई को नई मुंबई से जोड़ने वाला देश में ये समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है, जिसके जरिए घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे, वो भी सुंदर नज़ारों के साथ। तो आइए चलते हैं अटल सेतु की सैर पर। मुंबई में शिवड़ी से नई मुंबई के चिरले तक ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद ये आम जनता के लिए खुल जाएगा, लेकिन एनडीटीवी की टीम को उससे पहले ही इस पर कार से जाने का मौका मिला। 22 किलोमीटर लंबे इस पुल पर कार में चलने का मजा ही कुछ अलग है। न ट्रैफिक, न कोई सिग्नल। 100 किलोमीटर की स्पीड से बस चलते ही जाना है। लेकिन हाँ, नियमों का पालन जरूर कर रहा है, क्योंकि जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हैं, जहां से सभी गाड़ियों पर नजर होगी। इस ब्रिज का जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो शायद देश का सबसे एडवांस्ड सिस्टम है। इसमें कैमरा जो है 400 कैमरेज है। ये इंटेलिजेंट कैमरा एआई बेस्ड, यहाँ पे सेंसर्स है, थर्मल सेंसर्स है जो अगेन एआई बेस्ड है। यानी फॉग हो या एकदम समझ लीजिए कोई कुछ होता है तो थर्मल सेंसर्स विल वर्क एंड दे विल आइडेंटिफाई। इसमें इस प्रकार का है कि अगर गाड़ी रुकती है तो तुरंत
कंट्रोल सेंटर में अलर्ट आता है। इस पुल की शुरुआत सिवड़ी से हुई है और सिवड़ी खाड़ी का बड़ा हिस्सा इस पुल के नीचे आता है, जहां पर दूर देशों से फ्लेमिंगो आते हैं। उन्हें कोई दिक्कत न हो इसीलिए इस पुल के किनारे दोनों तरफ इस तरह के साउंड बैरियर लगाए गए हैं और जो इस पर लाइट लगी है वो भी इस तरह लगाई गई है कि उसका प्रकाश समुद्र में न जाकर सिर्फ पुल तक ही सीमित रहे। इसमें मशीनरी में साइलेंसर्स लगाकर काम किया गया है जिससे आवाज़ न आए, फ्लेमिंगोस की संख्या जो है कम ना हो, फ्लेमिंगोस को किसी प्रकार का डैमेज ना हो, नॉइज़ बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्रिज जो है सीस्मिकली रेजिस्टेंट है, 2.5 पट ज़्यादा, ज़रूरत से 2.5 पट ज़्यादा इसको किया गया है ताकि ये अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, नेचुरल कैलामिटीज़, डिजास्टर्स से रेजिस्टेंट रहे। 100 साल का इसका लाइफ स्पैन है। मुंबई को नई मुंबई के चिरले तक जोड़ने वाला ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16.5 किलोमीटर पुल इस समंदर पर बना है। 2 भारतीय कंपनियां L&T और टाटा ने इसे जापान कंपनी के सहयोग से बनाया है और इसे बनाने के लिए खास तौर पर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पास में ही सामने जो हम देख रहे हैं ये JNPT है, यानी बड़ा बंदरगाह है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ पर आते हैं तो उनके आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, इसीलिए OSD तकनीक से इस्तेमाल किया गया है। जिस सामने हम जो देख रहे हैं लाल रंग का, वो दरअसल OSD तकनीक से बनाया 180 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसके नीचे से बड़े बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इस ब्रिज के लिए हमने अगर टेक्नोलॉजिकली हम सोचे तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुए हैं जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। उसमें से उल्लेखनीय अगर देखें तो लॉन्ग स्पैन्स, यानी 180 मीटर तक के 4 स्पैन से, इसमें 150 मीटर के स्पैन से, 165 मीटर के स्पैन से, 140 के स्पैन से। इसके लिए एक विशेष जापानीज़ टेक्नोलॉजी ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक, इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके जो पाइल फाउंडेशंस है ये 154 फीट बिलो द रॉक सरफेस इन द सी, ऐसा किया गया है। ये अटल सेतु मुंबई से गोवा, पुणे या फिर अलीबाग में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही ये JNPT से भी जुड़ेगा और बगल में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नया नई मुंबई में, उससे भी जुड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये ब्रिज जो है अटल सेतु पुल आर्थिक विकास को एक बड़ी गति देगा। मुंबई में शिवड़ी में अटल सेतु से सीधे फ्री होकर शहर में जा सकते हैं या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बाद में जाकर कोस्टल रोड से भी कनेक्ट होगा। तो नई मुंबई में चिरले से JNPT, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे से जुड़ेगा। नई मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करने की योजना है। यानी पुल रोड कनेक्टिविटी को इस कदर बेहतर करेगा ताकि सबकी जिंदगी आसान हो सके। भारत में ये अपनी तरह का पहला टोल सिस्टम है जिसे ओपन रोड टोल सिस्टम कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर टोल भरने के लिए गाड़ियों को रोकना नहीं पड़ेगा। गाड़ी में लगे फास्टैग से हाईटेक लगा जो सिस्टम है अपने आप ही टोल कट कर लेगा और गाड़ी की स्पीड कम न होते हुए गाड़ी इसी तरह से निकल जाएगी। इस पर चलने के लिए 250 रुपए का टोल देना होगा। ये महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन समय और ईंधन की बचत को देखते हुए इसे बहुत किफायती बताया जा रहा है। फिलहाल मुंबई से चिरले जाने के लिए 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस पुल के जरिए सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारे कंसल्टेंट ने जो कैलकुलेट किया था जब प्रोजेक्ट बनी थी, तो उस वक्त ऐसा था कि अगर आप एक ट्रिप लेते हैं तो 700 से 800 रुपये की बचत होगी आपकी जस्ट फ्यूल कॉस्ट में। सो 700 से 800 रुपये की बचत यहाँ पे होगी और तो दैट इज़ अ सेविंग। तो ये एक बड़ा सेविंग है। दूसरा एक सेविंग है कि चूँकि वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो वेहिकुलर मूवमेंट में टाइम भी का बचत होगी और साथ में डिस्टेंस की बचत होगी, इसलिए वेहिकुलर एमिशंस जो होती है वो वेहिकुलर एमिशंस में बड़े पैमाने में चेंज आएगा। देयर विल बी अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अटल सेतु भारत में हो रहे तेजी से विकास का अद्भुत उदाहरण है। इसकी जरूरत तो 50 साल पहले महसूस की गई थी,
लेकिन बनना शुरू हुआ साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और अब बनकर तैयार है। इससे बेहतर कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, आर्थिक विकास को भी गति देगा। मुंबई से कैमरा राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। इस ऑडियो संदेश में पीएम ने कहा है कि कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। मैं इस समय भाव विभोर हूँ, भावुक हूँ और भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा। इस पुण्य अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लिखा है और ये कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं,
उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, 22 तारीख नज़दीक है, उससे पहले प्रधानमंत्री का करीब 11 मिनट का एक लंबा ऑडियो संदेश आया है। 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का वो जिक्र कर रहे थे। इस दौरान क्या कुछ किया जाएगा और जो प्रधानमंत्री ने जो ऑडियो संदेश दिया है, इसका एक आम जनमानस पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? देखिए, आपको अगर याद होगा जया, तो कई ऐसे लोग हैं जो इस पर आपत्ति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों ये अवसर दिया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। तो इसको लेकर के भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस नाते उन्हें यह सौभाग्य मिला है कि वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों से उन्होंने, वरिष्ठ जो लोग हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसमें बताया गया है कि जो शास्त्र है उनमें देव प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही विशद और वृहद प्रक्रिया है और इसके लिए कई विस्तृत नियम भी हैं जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से ही नियम पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो आज से वो नियमों का पालन करेंगे। आज से 11 दिन बचे हैं 22 जनवरी में, जब वहां पर अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसीलिए जो तमाम व्यस्तताएं उनकी हैं, जिम्मेदारियां हैं, इसके बावजूद भी सारे जो नियम हैं और जो तपश्चर्या है उनका दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। आपको ये बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का अगर की बात करें तो जो उनकी दैनिक दिनचर्या है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में वो जगते हैं, साधना करते हैं, सात्विक आहार, ये तमाम नियमों को तो पालन वो करते ही है, लेकिन इस 11 दिवस के जो अनुष्ठान है इसके लिए कई सारे कठोर नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। उन तमाम नियमों का पालन करेंगे और जैसा कि उन्होंने इस ऑडियो संदेश में कहा है कि नासिक से आज वो इसकी शुरुआत भी कर देंगे। तो एक जजमान की तरह जो होता है कि जजमान जो है वो जाए और वहां पर तमाम तरह के नियमों का पालन करे, तो उस जजमान की भांति वो सारे नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है। जैसा कि उन्होंने इस ऑडियो संदेश में भी कहा है कि उन्हें सौभाग्य मिला है कि उनके हाथों से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा अवसर है, प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर ऑडियो संदेश ये जारी किया है और 11 दिन का अब ये अनुष्ठान भी शुरू होगा। और वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसके लिए दुनिया भर से लोगों को न्योता भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस कार्यक्रम के लिए यूपी को छोड़कर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को न्योता नहीं दिया गया है। केंद्र या प्रदेश के किसी भी मंत्री को मंत्री होने के नाते नहीं बुलाया गया है। आंदोलन के पुरोधाओं के परिजनों को, इसके अलावा कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकीलों के समूह को, बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार वालों को, जगजीवन राम काशीराम के परिवार वालों को, जनजाति समाज के प्रमुख लोग, घुमंतू जाति अन्य जनजाति के लोग, जैन बौद्ध सिख समाज के लोगों को, साथ ही साथ नेपाल के संत समाज के प्रमुख लोग और 150 से ज़्यादा परंपराओं के संत, सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, अयोध्या के स्थानीय पार्टी प्रतिनिधि, 50 देशों के भारतीय समुदाय के 55 लोग, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष, पूर्व राजदूत, पूर्व प्रशासनिक पुलिस अधिकारी, प्रसिद्ध अखबारों और न्यूज़ चैनलों के प्रमुख, अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों को इसमें न्योता मिला है।